हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रंजीत सर के द्वारा जो सामान्य अध्ययन का पेपर तैयार किया गया है, जो कक्षा 1 से 5 तक के लिए है, उसके सामान्य अध्ययन के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट हमारा 6 है। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट को कवर कर लिया है। और फ्रेंड्स, और एक बात इसमें अच्छी है कि यह पूर्णतः SCERT पर बेस्ड है और इसके जो क्वेश्चन के लेवल है काफ़ी अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आपने कुछ 2 दिनों के भीतर जो कुछ खबरों में चल रहा है उसके बारे में तो आपको जानकारी प्राप्त हो ही चुकी है कि चेयरमैन सर का ट्वीट क्या रहा है। चेयरमैन सर का जो नया ट्वीट है उसके अनुसार जो है कि आपके जो एग्ज़ाम डेट को कुछ दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। वो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, बस थोड़े से दिनों के लिए बढ़ाया गया है। और एक न्यूज़ के जो भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं, बीएड वाले हों या सीटेट वाले हों, उन लोगों को भी इस एग्ज़ाम में अब मौका मिलने वाला है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा अब टफ लगने लगा है, क्योंकि नो डाउट कैंडिडेट्स के बढ़ने से जो है जो एग्ज़ाम का लेवल है वो थोड़ा हाई हो जाता है। लेकिन आप नहीं घबराएं, आप ऐसा प्रिपरेशन कीजिए, ऐसी तैयारी कीजिए कि चाहे सीट्स के नंबर कम हो जाएं या तो फिर कैंडिडेट्स बढ़ जाएं, आपकी जो एग्ज़ाम आपके जो प्रिपरेशन में उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और एक बात फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, कृतना अर्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो कृतना अर्जुनीय पुस्तक है यह लिखी गई थी भारवी के द्वारा। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। यह जो है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में से एक है, प्रसिद्ध प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में से एक है। और इसके जो रचनाकार हैं महाकवि भारवी हैं। और इसका जो समय काल था यह 6वीं से 7वीं शताब्दी माना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का प्रतिनिधित्व क्या है? तो इसकी जो प्रतिनिधित्व है यह है विमान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विमान जो होता है एक सीढ़ीनुमा पिरामिड की तरह होता है और यह द्रविड़ शैली के मंदिर वास्तुकला का प्रतीक होता है। और द्रविड़ शैली की वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वह तंजावुर में स्थित वृद्धेश्वर का मंदिर है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। महाबलीपुरम स्थित एकामाशी शैल मंदिर का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका जो प्रसिद्ध नाम है वह है रथ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो चालुक्य मंदिर है यह अवस्थित है राजस्थान में। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा और यह आबू पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित मगध के वंशों को कर्मानुसार व्यवस्थित करें। तो इसे जब हम कर्मानुसार जब हम सीरियली इसको सजाएंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, पहले आ जाएगा हर्यक वंश, देन शिशुनाग वंश, फिर आ जाएगा हमारा नंद वंश ये तीसरे नंबर पर, और जो मौर्य वंश है वह चौथे नंबर पर। तो फ्रेंड्स, जब आप सजाएंगे तो पाएंगे कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश और फिर मौर्य वंश। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अगले सवाल को। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो अकबर की जो दूसरी राजधानी थी यह थी फतेहपुर सीकरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर के राजपूतों पर विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी कहाँ, फतेहपुर सीकरी में जो है स्थानांतरित की थी। और फतेहपुर सीकरी का अर्थ क्या होता है? तो विजय शहर या जीता हुआ शहर। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? नेक्स्ट सवाल है हमारा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस के द्वारा। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को पूर्व में विक्टोरिया बम्बई टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है और इसका डिज़ाइन जो है फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस व एक्सेल हेग ने तैयार किया था। और एक बात इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको कि इसे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? तो बिहार के किस जिले में अवस्थित है अभ्रक का भंडार? तो यह पाया जाता है गया में। ऑप्शन जो सी है वह राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। और अभ्रक एक बहुउपयोगी खनिज है जो आग्नेय एवं कायातांत्रित चट्टानों में खंडों के रूप में पाया जाता है और अभ्रक के उत्पादन में जो भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। और नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। ऑप्शन जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य की राजधानी पटना सोन और गंगा के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो बिहार का जो पहला वेटलैंड है यह है कांवर झील। ऑप्शन जो सी है वह राइट हो जाएगा। और जो है बिहार का एकमात्र यह पहला का जो है वेटलैंड है। इसे नवंबर 2020 को जो है रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया और यह बिहार का पहला रामसर साइट या वेटलैंड बन गया है। और यह एशिया की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील है, यह भी याद रखिएगा। और यह जो है बेगूसराय जिले में अवस्थित है। कांवर झील जो है वह बेगूसराय जिले में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ब्रह्मयोनी हिल जो है अवस्थित है यह
ऑप्शन ए गया में स्थित है। बिहार का जो गया शहर है चारों ओर से छोटी बड़ी कई पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इनमें हर पहाड़ी का अपना समृद्ध और जो है पौराणिक इतिहास रहा है और गया की मुख्य पहाड़ियों में रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनि ज़्यादा महत्व रखती हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल के किसानों को किसकी खेती के लिए मजबूर किया जाता था? तो जो बंगाल में किसानों को मजबूर करके खेती की जाती थी, यह की जाती थी ऑप्शन ए जूट के लिए। जो ब्रिटिश सरकार थी ब्रिटेन के कारखानों में कच्चे माल की उपलब्धता के लिए जो है कृषि क्षेत्र में निवेश किए थे और इसके लिए बंगाल के किसानों को जूट की खेती के लिए मजबूर कर रहे थे और जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बांडुंग सम्मेलन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह इंडोनेशिया चीन संबंध के बीच जो बांडुंग सम्मेलन है, बांडुंग इंडोनेशिया में आयोजित किया हुआ था और इंडोनेशिया, म्यांमार, सीलोन, भारत और पाकिस्तान द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया गया था। और यह कब हुआ था? तो ये 1955 की बात है, 1955 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में कौन महान संगीतकार जो राज्य का शासक भी था? तो कौन ऐसा शासक था जो संगीतकार भी था? तो यह थे स्वाति तिरुनल। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। जो स्वाति तिरुनल है यह भारत के त्रावणकोर का जो है के हैं महाराजा थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। नेक्स्ट है हमारा, पेशवा के पद को किस पेशवा के कार्यकाल में ब्रिटिश सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय के द्वारा जो है पेशवा का जो पद है वह समाप्त कर दिया गया था। पेशवा अष्टप्रधान का प्रमुख होता था और पेशवा पद को जो ब्रिटिश शासक द्वारा जो है ब्रिटिश द्वारा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो यह किस अधिनियम के द्वारा किया गया था चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी 1813 का जो चार्टर अधिनियम था। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी तथा चीन व चाय के साथ व्यापार पर कंपनी का जो अधिकार जो है बने रहने दिया तथा व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, महासंघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये? तो यह किया गया था ऑप्शन डी नेहरू रिपोर्ट 1928 में किया गया था। 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट था जिसके माध्यम से कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी और द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। तो द्वैध शासन पद्धति का जनक किसे कहते हैं? तो सॉरी फ्रेंड्स, नेहरू रिपोर्ट के बारे में जो था, सॉरी फ्रेंड्स मैं दूसरे क्वेश्चन को समझा गई। देख लेते हैं नेहरू रिपोर्ट के बारे में। जो नेहरू रिपोर्ट था, महासंघ का विचार सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है रिपोर्ट 1928 में प्रस्तावित किया गया था और लेकिन जो मुस्लिम लीग थे उसके द्वारा यह अस्वीकार कर दिया गया था। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। सॉरी फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 18 का क्वेश्चन को जो है मैंने सॉल्व कर दिया था। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था एक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विनियम अधिनियम या रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1784 ईस्वी का जो पिट्स इंडिया एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट था जिसके माध्यम से कंपनी के राजनीतिक मामलों के लिए जो नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई थी और द्वैध शासन प्रारंभ कर दिया गया था। और जो है द्वैध शासन के जो पद्धति के जो जनक थे वे लियो कार्टिस थे और भारत में सबसे पहले द्वैध शासन जो है 1765 ईस्वी में बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी क्लॉक का वास्तुकार कौन था? तो यह थे सर एडवर्ड लुटियंस। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में भारत का कौन सा स्थल स्मारक जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? तो कौन सा ऐसा स्मारक है जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल सूची में नहीं है? तो यह हो जाएगा काशी विश्वनाथ का मंदिर। ऑप्शन जो बी है यह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे गर्म स्थान जो है यह अल अजीजिया लीबिया में है। यह जो है जगह यह पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित देशों में से किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? कौन सा ऐसा देश है? यह है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर अधिक जंगल, पर्वत, झील आदि पाए जाते हैं और जो खनिज संसाधन के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं? तो यह है टुंड्रा वन। ऑप्शन जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। टुंड्रा वन में जो है शैवालों व काई, टुंड्रा वन जो होते हैं वह शैवालों व काई से बने होते हैं। यह एक वन का एक बायोम है और टुंड्रा शब्द जो है फिनिश भाषा से आया है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। नेक्स्ट है हमारा, ज्वारीय वन को क्या कहते हैं? तो ज्वारीय वन को कहा जाता है मैंग्रोव वन। ऑप्शन जो सी है यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। पृथ्वी के भूखंड पर उष्णकटिबंधीय वनों के विस्तार का क्या प्रतिशत है? तो जो प्रतिशत हो जाएगा वह 7% हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन
67 बीपीएससी पीटी से सीधा उठा के पूछ दिए हैं। ये 67 बीपीएससी पीटी परीक्षा में पूछा गया था। तो बिहार के जो कृषि जलवायु क्षेत्र सबसे जो अधिक जिले में आते हैं वह जिला है उत्तर पश्चिम का जिला। ऑप्शन जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किसको भारत की श्रिप राजधानी कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नेल्लोर को। ऑप्शन जो डी है यह राइट आंसर हो जाएगा। और यह कहाँ अवस्थित है? यह आंध्र प्रदेश के पेन्ना नदी के किनारे स्थित है। और श्रिप का मतलब क्या होता है? तो यह होता है झींगा मछली की राजधानी, क्योंकि इसका उत्पादन यहाँ सबसे अधिक होता है, इसलिए इसे हम जो कहते हैं श्रिप कहते हैं, और श्रिप को झींगा मछली कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? तो यह अपनाया जाता है 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश पर। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा सवाल, भारतीय तटरेखा की लंबाई है लगभग, तो भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 7500 किलोमीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ पाया जाता है? तो भारत में विशालतम जो समुद्र तट है वह है तमिलनाडु का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, कई बार विभिन्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। 13 किलोमीटर लंबा समुद्री तट जो है चेन्नई में स्थित है या तमिलनाडु में। यह भारत में सर्वाधिक भीड़ वाला समुद्री तट है और यह बंगाल की खाड़ी कोरोमंडल तट के पास स्थित है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चुंबी घाटी किस राज्य में स्थित है? तो चुंबी घाटी जो अवस्थित है यह सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है, तो रानीगंज किसके लिए फेमस है? तो यह जो फेमस है कोयला क्षेत्रों से। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, मिलान करना है, तो एक तरफ जगह दिया गया है और एक तरफ जो है इसका जो पाए जाते हैं यह तत्व दिए गए हैं। तो हजारीबाग किसके लिए फेमस है? तो ये अभ्रक के लिए फेमस है। नेवेली जो है भूरा कोयला के लिए फेमस है, वहीं झरिया कोयला के लिए फेमस है, और राउरकेला जो है वह लोहा के लिए। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को क्या कहा जाता है? तो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच जो आने वाले हिमालय के भाग को कहा जाता है वह है असम। जो तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच आने वाले हिमालय के भाग को असम हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो यह जो कहा जाता है पश्चिमी घाट को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, लाभ के नवाचार सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो लाभ के नवाचार सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले थे ऑप्शन ए J.A. सुम्पीटर। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा बैंक अपने शुरुआती समय में शाही बैंक या इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक को जो है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, और इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 को हुई थी। यह औपनिवेशिक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक था और सन 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1955 को इसका जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसे भारतीय स्टेट बैंक बना दिया गया था। अगला सवाल है हमारा, कौन से 3 वर्ष योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं? तो योजना अवकाश के नाम से जो जाने जाते हैं, जो समय काल था यह 1966 से 1969 तक का काल था। इसे हम योजना अवकाश के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि जो है योजना अवकाश इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो है भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था इस समय। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग सुधार से जुड़ी हुई है? तो बैंकिंग सुधार से कौन सी समिति जुड़ी हुई है? तो यह हो जाएगी नरसिम्हन समिति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नरसिम्हन समिति की जो स्थापना हुई थी 1991 में नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई थी, जिससे बैंकों में सुधार तथा वित्तीय समावेश पर टिप्पणी की। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, यदि एक वस्तु की नकारात्मक आयलोच और मांग की सकारात्मक मूल्य स्थिर हो तो वह तो क्या कहलाएगा? गिफिन वस्तु। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर अदा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, संदर्भित है। तो यह संदर्भित है ऑप्शन जो है डी में, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से। ऑप्शन जो डी है यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है? तो जो है अनुच्छेद 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय क्षेत्र के नागरिकों को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार उसे प्राप्त है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर प्रदान की गई है? तो यह प्रदान की गई है धर्म के रूप में। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 30 के तहत जो है अल्पसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक की मान्यता धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31A के अनुसार संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपलब्ध कराने वाली विधियों की वैवृत्ति संदर्भित है। तो यह संदर्भित है मूल अधिकार से। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? तो यह बने रहते हैं 62 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है?
तो जो अनुच्छेद है वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 167 में जो है मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों के राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है यह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा निवारक निरोध अधिनियम नहीं है? तो जो नहीं है, ऑप्शंस जब आप देखेंगे फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विदेशी मुद्रा विनिमय, यह जो है नहीं है। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध संदर्भित है, तो यह संदर्भित है ऑप्शन ए में, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार से। ऑप्शन जो ए है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31B में के अनुसार कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार में। ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं अगले सवाल को। डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने के लिए आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो यह प्राप्त किया जाता है ऑप्शन सी, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके। नेक्स्ट सवाल है हमारा, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निम्न घनत्व के कारण जो है, निम्न घनत्व के कारण बादल पानी के नन्हे कणों के से मिलकर बने होते हैं, जिसका घनत्व बहुत कम होता है, जिसकी वजह से बादल हल्के हो जाते हैं और हल्के होने के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। नेक्स्ट है हमारा शब्द इंसुलेशन आपतन का अर्थ है, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा आपतित और सौर विकिरण, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किस अभिक्रिया द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायलिसिस। डायलिसिस के द्वारा जो होता है हम ये रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित सूक्ष्म कणों को पराग में झिल्ली के माध्यम से पृथक किया जाता है और यही क्रिया जो है डायलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, वायुमंडल का वह स्तर जो इलेक्ट्रॉन तथा धनायनों से संयोजित होता है कहलाता है? तो यह कहलाता है आयन मंडल। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यदि बर्फ पर जल को 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ तथा जल कोई पर प्रभाव नहीं पड़ता है तथा यह अपरिवर्तित रहेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित हार्मोनों का नियंत्रण करती है? तो यह जो हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइपोथैलेमस जो होता है अनैच्छिक उपापचयन क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होता है और यह जो है हाइपोथैलेमिक हार्मोनों का स्राव करती है तथा यह तापमान, भूख, प्यास, थकावट, निद्रा तथा हृदय संबंधी गतियों को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्न में से किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? मनुष्य के पूछ रहा है, तो यह होता है तंत्रिका तंत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तंत्रिका एवं मांसपेशियों के जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? तो मिश्रित ग्रंथि मानव शरीर में सबसे कौन है बड़ी? तो यह हो जाएगी ऑप्शन सी अग्नाशय। नेक्स्ट है हमारा, डाउन सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति को किस रोग से ग्रसित होने की संभावना रहती है? तो डाउन सिंड्रोम से जिस रोग की संभावना बनती है वह हो जाएगा ऑप्शन बी अल्जाइमर रोग। नेक्स्ट है हमारा, ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो यह जो थी कलकत्ता में थी। 1911 ईस्वी में दिल्ली के एक भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी के स्वागत में किया गया और उस समय जो थे भारत के जो वाइसराय थे लॉर्ड हार्डिंग, दिल्ली दरबार में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की जो है घोषणा की थी, तो इससे पहले जो थी कलकत्ता में थी। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 1920 में प्रारंभ किया गया असहयोग आंदोलन को क्यों वापस ले लिया गया? तो इसका जो कारण था यह था, चौरी चौरा गाँव में सत्याग्रहियों ने पुलिस थाने में आग लगा दी जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, जिसके आधार पर जो है गांधी जी ने वापस ले लिया था आंदोलन। नेक्स्ट सवाल है हमारा, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया, तो किसके रूप में वर्णित किया गया है? तो यह जियो सिंक्लाइन के रूप में। ऑप्शन जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो फिनिक्स फार्म की जो स्थापना की गई थी यह की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन बी। और यह कहाँ की गई थी? तो दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। और कब की गई थी? तो 1906 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। कांग्रेस के 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ किया गया 8 अगस्त 1942 को किया गया था। ऑप्शन जो बी है यह राइट हो जाएगा, बस 8 याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है हमारा, जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो जनरल डायर का नाम जो जुड़ा हुआ है यह जुड़ा हुआ है जालियांवाला बाग हत्याकांड से, क्योंकि इन्होंने ही जो निहत्थी भीड़ पर जो है गोली चलाने का आदेश दिया था। और यह कब घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को
नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील कौन सी है, तो यह हो जाएगी उलर झील, जो जम्मू कश्मीर में अवस्थित है और यह जो प्रसिद्ध है मीठे पानी की झील के लिए और ताज़े पानी की झील के लिए। नेक्स्ट सवाल है हमारा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो यह नारा दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। और इस नारे का जो सृजन है वह मोहम्मद इकबाल ने किया था और भगत सिंह तथा उनके साथियों ने इस नारे का प्रयोग किया था। दोनों अलग ही फैक्ट हैं। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है, तो जो शनि ग्रह है इसका घनत्व जो है सबसे कम है। और अगर कहा जाता है इसके बारे में कि अगर इस ग्रह को पानी में डाला जाए तो उस पर तैरेगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है, तो जो द्वितीयक प्रदूषक नहीं है यह हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो जो सुमेलित नहीं है वह हो जाएगा पेरियर राष्ट्रीय उद्यान हंगुल। यह जो है हंगुल के लिए प्रसिद्ध नहीं है, यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स आप इसको जब मिलाएंगे तो पाएंगे कि जो खनिज है वह हो जाएगा समाप्त होने योग्य होता है, सौर ऊर्जा जो होता है असमाप्त होने योग्य होता है, वही बायोगैस जो होता है वह मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है, और वन अपरोपण जो होता है वह वर्षा से जुड़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप भी मिला के देख लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि होती है, तो यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है हमारा सवाल, निम्नलिखित में कौन सा प्रदूषण संकेतक पौधा है, तो प्रदूषण जो संकेतक पौधा होता है वह होता है लाइकेन। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है, तो यह सौर सेल है। नेक्स्ट है हमारा सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तथा सही उत्तर का चयन करना है। तो फ्रेंड्स जब आप मिलाएंगे तो पाएंगे कि जो दाची गांव है यह जम्मू कश्मीर में है, जो पापीकोंडा है यह आंध्र प्रदेश में है, सारिस्का जो है राजस्थान में अवस्थित है, वही बांदीपुर कर्नाटक। तो इसका एक आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो यह पहलू है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है, तो जो सही सुमेलित है वह हरे पौधे पारिस्थितिकी तंत्र से है, यह जो है कथन सही है। नेक्स्ट है सवाल हमारा, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो यह संबंधित है पादप संरक्षण से। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चामोली जिले में जो है 1973 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से संतृप्त क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, तो यह जो क्षेत्र है यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है हमारा, जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है, तो जो मुख्य कारण है वह हो जाएगा आवासीय विनाश। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स के देश के रूप में जाना जाता है, तो मेगा डाइवर्स देश के रूप में हम जिस देश को जानते हैं वह है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है, तो जो प्रमुख कारण है वह हो जाएगा जानवरों को दर्द निवारक दवा देने से जो है यह सबसे बड़ा कारण है कि भारत में गिद्धों की जो है कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, सिगरेट के धुएं में कौन से मुख्य प्रदूषक हैं, तो सिगरेट में जो है सबसे प्रमुख जो प्रदूषक है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो यह है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया था ऑप्शन बी 11 से 12 में। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शंस को पढ़ने पर फ्रेंड्स आप पाएंगे जो ऑप्शन ए है वह सही है। जब मंडलीय परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। अगला सवाल है हमारा, निम्न में कौन जल लवणता परवनता को दर्शाता है, तो यह दर्शाता है ऑप्शन बी हेलोक्लाइन। नेक्स्ट है हमारा सवाल, अगला सवाल है, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, तो यह प्राप्त किया जाता है आइस कोर से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो आइस कोर के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। जल्द ही हम सेट 6 7 को लेके आएंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए और उसके लिए थैंक यू।